हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव रवि और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल क्लास 10th में 1 नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20। तो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है? द फूड आइटम like cheese that shown in the given below image become unfit for eating, this happen to। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इन पिक्चर में जो आपको चीज़ है वो जो पिक्चर में देख रहा है वो खाने के लिए अनफिट है। और वो अनफिट है तो वो क्यों अनफिट है वो आप लोगों को बताना है। तो कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन तो होगा ही नहीं। रस्टिंग भी तो लोहा वगैरह में लगता है। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा क्या? रैनसिडिटी। रैनसिडिटी इसलिए तो रैनसिडिटी होता क्या है? सबसे पहले क्या है कि ये रैनसिडिटी होता क्या है? तो रैनसिडिटी जो है एक प्रोसेस है जिसमें प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल व्हेन वी हैव केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, मतलब कुछ समय तक, मतलब जैसे हमारे घर में भी खाना बनता है तो काफ़ी समय तक अगर कोई भी तेल वगैरह में या कोई चीज़ में हम खाना बनाते हैं तो वो कुछ समय बाद जो है, जैसे 2 घंटा, कोई 4 घंटा बाद खाना जो है ख़राब हो जाता है। खासकर गर्मी के दिनों में जल्दी ख़राब होता है। अब क्वेश्चन 2 है, व्हेन विल ऑब्जर्व वाइट पीपीटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कि वाइट प्रेसिपिटेट किस रिएक्शन से होता है? बोरियम क्लोराइड नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बेरियम क्लोराइड। जब भी बेरियम क्लोराइड जो है मिक्स्ड हो जाता है, बेरियम क्लोराइड मिक्स किया जाता है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से, तो हमारा वाइट पीपीटी निकल कर आता है। इसका अगर आप इक्वेशन देखना चाहें तो इक्वेशन होता है कि BaCl2, ठीक है ना, रिएक्ट किया जाता है किससे? Na2SO4। तो हमारा क्या बन के आता है? आपको बनकर आ जाएगा Ba, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है दोनों, डबल डिस्प्लेसमेंट SO4, ठीक है, और प्लस क्या बनता है? 2NCl, ठीक है, सॉरी Na, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथ कॉमनली यूज इज। अब हमारे जब हम दांत को बचाने के लिए हम डेली ब्रश किया जाता है, तो जो हम टूथपेस्ट ब्रश में इस्तेमाल करते हैं तो उसका नेचर क्या होता है? वह न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, कोरेसिव होता है, या बेसिक नेचर का होता है? तो उसका नेचर जो होता है क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि हमारे मुंह में 5.5 जब पीएच स्केल हो जाएगा तो उसको एसिडिक मानते हैं। तो इससे नीचे या इतना हो जाता है तो हमारा दांत जो है सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सॉप को जो है, सॉरी सॉप कह रहा हूँ, जो टूथपेस्ट है उसको हम लोग बेसिक बनाते हैं। बेसिक बनाते हैं, बेसिक इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारे मुंह में एसिड है तो हम बेस से रिएक्ट कराएंगे तो दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और हमारा दांत जो है बच जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट। जब इथेनॉल को जब रिएक्ट कराया जाता है सोडियम से तो क्या निकलता है? तो सोडियम इथॉक्साइड हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे इसका इक्वेशन लिख दें तो हो जाएगा आपका 2NO, सोडियम जो है रिएक्ट कराया गया किससे? इथेनॉल से, तो हो जाएगा 2CH3CH2O
एच। इथेनॉल का, एक मिनट फ्रेश से लिख देता हूँ फिर से, 2Na प्लस CH3, इसमें भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, 2CH2OH। जब इसको बनाएंगे तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या बन के आता है, 2CH3CH2ONA, फिर हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, डी नंबर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। वो कौन सा वायर का मेटल का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम किसी भी मेटल को हम उसको तार के रूप में, वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक तार बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग डक्टिलिटी। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। अब आप एग्जाम में डक्टिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, सोनरस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये भी देख लीजिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज। तो जो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन एसिड से नहीं निकाल पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नॉन मेटल है वो इसका आंसर पहले आपका हो जाएगा डी, नॉन मेटल बीइंग ए सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो फ्री प्रोवाइड नहीं कराता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करा पाता है। क्यों, क्योंकि हमारा नॉन मेटल जो है नेगेटिव होता है, इसीलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए हाइड्रोकार्बन विच कैन ऐड 2 मॉलिक्यूल इन बियर। तो 2 मॉलिक्यूल बियर में कौन ऐड कर सकता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ, डी। यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। फिर इस केस में भी तो ये भी हो सकता है, ये भी। तो इसका सही आंसर कौन होगा, डी, दोनों, बोथ। क्वेश्चन नंबर 8, टू मेक ऑल कनेक्शन एयर टाइट इन द एक्सपेरिमेंट बी यूज। तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज वैसलीन, क्योंकि वैसलीन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ऑल ज्वाइंट में एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के लिए। ठीक है, एयर टाइट करने के लिए, तो हम लोग वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विथ हेरिडिटी वेरिएशन इज नोन एज। तो ये तो बहुत आसान सवाल है कि वैसा ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम जीन्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटी जीटी के बारे में जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, कभी कभी डिफिनीशन भी आ जाता है, व्हाट इज जेनेटिक्स। ठीक है, और जैसे इवोल्यूशन हो गया, तो इवोल्यूशन होता है कि कैसे बदलाव होता है हमारे शरीर में। जैसे पहले आदि मानव था तो कैसे झुक के चलता था, बंदर बंदर की तरह दिखता था, फिर धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन आया, तो वो इवोल्यूशन कहलाता है। और जब हम किसी के जेनेटिक्स, जीन वगैरह के बारे में, उसके पूर्वज कैसे वगैरह थे उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, बाइनरी फ्यूजन इन सम ऑर्गेनिज्म
occur indefinite orientation in relation to the cell structure one such organism is। तो बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? तो बाइनरी फ्यूजन जो है एमोइबा में होता है, एमोइबा, ठीक है ना। बाइनरी फ्यूजन किस में होगा? एमोइबा में होता है। एमोइबा जो है उसमें जैसे ये एक मदर सेल है, ठीक है ना, और इसमें ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, ये तो ये क्या हो जाता है ना, पहले ये मदर सेल हो गया आपका, और इसमें ये एक इधर बन जाता है न्यूक्लियस, एक इधर, और धीरे धीरे उसके बाद अगला स्टेप में दोनों जो है ना, एक इधर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक इधर एक 11 क्वेश्चन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अभी हम लोग पढ़े थे कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसी चैप्टर से है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो हम जब भोजन लेते हैं तो जो प्रोटीन होता है सबसे पहले कहाँ डाइजेशन शुरू होता है, किस में? तो क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए ये सबसे पहले तो हम भोजन मुंह में रखते हैं, तो माउथ पहला होता है। तो माउथ में हम प्रोटीन को नहीं पचा सकते, माउथ में कोई चीज़ पचना लग जाता है, पर प्रोटीन जो है सबसे पहले हमारा स्टोमक में जाके, पेट में जाके, इसके बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक में पचना शुरू हो जाता है सबसे पहले। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन द कंडक्टर। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है कि कौन सा डायरेक्शन बताता है फ्लो ऑफ, कि कौन फ्लो ऑफ करेंट बताता है, कि मतलब कि करेंट का डायरेक्शन कौन बताता है, ये कौन से? तो आप लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स पढ़ रखा है, तो राइट हैंड रूल्स में हमें फ्लो ऑफ करेंट का पता चलता है। जैसे ये थंब हो गया, इसी से परपेंडिकुलर जो होता है आपका इंडेक्स फिंगर हो गया, और फिर यहीं से इससे परपेंडिकुलर मिडिल फिंगर हो गया, तो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये थंब हो गया, ये वाला आपका जो है आपका मिडिल फिंगर हो गया सपोज, तो थंब के भी है, और ये इसके ये इंडेक्स फिंगर जो है, तो तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यही बताता है। हम ऐसा आप अंगूठा के साथ दाहिने हाथ के साथ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेसिस्टेंस वायर इज हाफ देन इस रेसिस्टेंस बिकम। तो जब भी हम लोग हाफ करते हैं किसी भी एरिया के क्रॉस सेक्शन को, तो रेसिस्टेंस 2 गुना बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस 2 गुना हो जाता है। तो आंसर आप लगा देंगे 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा आंसर? सी, 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव इन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इफेक्टिव हुआ था? तो मॉन्ट्रियल, तो ये सबसे पहले 1989 में इफेक्टिव हुआ था। ये है क्या? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसमें वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो वियना में, कहाँ पे? वियना में मीटिंग हुआ था, वहाँ पे लोगों ने ओजोन लेयर, किसके लिए? ओजोन लेयर पर बात किया था कि कैसे उसको बचाया जाए। एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, ये क्या था? एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि डिजाइन किया गया था किसको बचाने के लिए? ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ओजोन लेयर क्यों बचाया गया था, क्योंकि ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन होना शुरू हो गया था उसका पोल पे, तो इसीलिए वहाँ पे लोग मीटिंग किया था, किसके लिए? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ ट्रीटी, ओके, क्या बोलोगे आप? कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ ट्रीटी विच इज हेल्ड इन वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, और इट इज अ
international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that responsible for the depletion। ये आप ऐसा कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि ओजोन डिप्लीशन हैज रिजल्टेड इन, तो ओजोन का जो डिप्लीशन था उससे क्या होगा, क्या हुआ, ठीक है ना। तो अब जैसे ओजोन लेयर जो है क्या करता है, अल्ट्रावायलेट, जैसे कि ये हमारा धरती है, ये ओजोन लेयर है, तो जैसे ओजोन लेयर है ना, तो मान लीजिए कि एक अल्ट्रावायलेट रेज है, ऐसे आ रहा है, तो ये वापस कर देता है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, वापस कर देता है, और जो यूजफुल रे है उसको आने देता। एक मिनट फिर से मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे आपका ये धरती हो गया और ये हो गया ओजोन लेयर, तो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है और वापस चला जाता है, आता है वापस चला जाता है, आता है वापस, कहीं से भी आ नहीं सकता। और जो हमारा नॉर्मल रे है उसको धरती पे आने दिया जाता है, ऐसे ऐसे वो आ सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप समझ गए। तो इसके डिप्लीशन से कह रहा है कि ओजोन के डिप्लीशन से क्या हो जाएगा, बताइए। तो जब ज़्यादा हो, अब उसमें क्या छेद हो जाएगा, तो हमारे अगर मान लीजिए कि फिर से बनाओ ऐसे यहाँ गैप रह जाए, तो इधर से जो अल्ट्रावायलेट रेज है इधर तो अंदर घुस जाएगा, तो हमारे धरती पर क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएगा आसानी से। तो इसका आंसर आप लगाएंगे मोर यूवी रेडिएशन ऑन द अर्थ जो है आएगा, और ज़्यादा यूवी रेज आएगा तो उससे हमारे धरती पर रेडिएशन भी आएगा, कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा बहुत सारा, क्योंकि हमारे इस शरीर पर डायरेक्ट यूवी रेज आएगा तो हम वो कैंसर भी करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये 3-4 क्वेश्चन है जिसमें एजर्सन दिया हुआ और उसका रीजन तो देखना है कि क्या है, जो ए है वो उसका रीजन जो आर है वो सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द ब्लू, क्या कह रहा है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्ट्स फेडिंग व्हेन द जिंक रॉड इज डीप इनटू इट। ब्लू कलर का जो कॉपर होता है वो फेड हो जाता है जब उसको जिंक रॉड उसमें डीप किया जाता है। तो रीजन है व्हेन, रीजन क्या कह रहा है कि व्हेन एन आयरन nailed and dipped in the copper sulfate solution, the iron display copper from the copper sulfate because the iron is more reactive than copper। हाँ, तो आपने देखा होगा रिएक्टिव सीरीज होता है ना, सबसे पहले अल्युमिनियम और सबसे नीचे क्या होता है प्लेटिनियम। तो उस सीरीज में जो आयरन जो होता है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन ए, कि आपका जो मानना है एजर्सन है वो भी सही है और इसका जो रीजन दिया गया है वो भी सही है। मतलब रीजन जो है एजर्सन को फॉलो कर रहा है, मतलब दोनों सही है, बोथ आर, और वो आर का सही एक्सप्लेनेशन, ए जो है ए का आर जो है सही है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एजर्सन ए कह रहा है कि कॉन्डम प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो और रीजन क्या कह रहा है कि कॉन्डम प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द मीटिंग द ओव्यूम बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। तो देखिए इसमें दोनों हमारा एजर्सन भी सही है कि हाँ वो बचाता है बीमारी से फैलने से, और रीजन भी सही है कि ये जो है बैरियर का काम भी करता है। लेकिन जो आर है, आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो इसके मुकाबले आपका दोनों सही है, तो बोथ, तो आंसर बी हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पर
19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एजम्पशन में कि ए कंपास केप्ट नियर ए वायर कैरिंग करेंट डिफ्लेक्टेड। तो एक कंपास जो वायर के नज़दीक होता है उसको डाला जाता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे ऐसे ये कंपास है तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और क्योंकि रीजन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करेंट इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हाँ, तो कंपास हिलता है और उसका रीजन भी सही दे रहा है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि कंपास को जैसे नज़दीक लाते हैं करंट, कोई भी वायर जिसमें करंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों रिफ्लेक्ट होता है? क्योंकि कोई भी तार जिसमें बिजली क्रॉस करता हो तो उसके, जैसे एक तार है तो उसके नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपका इसका आंसर ये है। क्वेश्चन 20 कि ए बायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी टू कैरी लाइफ प्रोसेस। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है हमारे इकोसिस्टम में, उसको हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि उसका जीवन चक्र या चलता रहे आगे। तो उसका रीजन दिया हुआ है। रीजन क्या है कि रीजन है ए बायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। क्या है कि नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए ठीक है, हाँ ये बायोटिक नॉन लिविंग होता है, ये भी सही बात है। और बायोटिक को तो एनर्जी चाहिए, जैसे हम इंसान बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। एनिमल जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सारे चाहे इवन ट्री जो है, तो सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी, क्योंकि एनर्जी मिलेगा तभी वो ग्रो कर सकेंगे। वो अपने आप को, जैसे कोई भी बीमार है तो उससे लड़ने के लिए क्षमता चाहिए तो वो भी एनर्जी से आता है। चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हर चीज़ के लिए जो एनर्जी हमेशा ज़रूरत होता है। तो आपका जो है एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।